बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। सिंजा मोती में आपका मेज़बान इमरान अली मेमन। महंगाई कमर तोड़, गरीबों के लिए दवाइयों का लेना वबाले जान। इतनी महंगाई क्यों? क्या कसूर किया गरीबों ने? छोटी से छोटी दवाई, बुखार हो, नज़ला हो, यही इतनी महंगी, तो बड़ी दवाइयों का हाल क्या होगा? वैसे हुकूमती नुमाइंदे तो नींद में सो रहे हैं। मैंने बड़ी कोशिश की कि हेल्थ मिनिस्टर अजरा पीछे साहिबा से भी बातचीत की जाए। इसके अलावा सेक्रेटरी रेहान बलोच साहब उन मेरे साथ मौजूद हैं। हैदराबाद यूनियन ड्रग्स यूनियन एडवाली लाइन के प्रेसिडेंट सदर जावेद कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। वालेकुम सर, पहले तो बड़ी मेहरबानी, आपने मसरूफियत में से अपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ चीज़ें अब हमें बताएंगे। क्या समझते हैं सर, दवाइयों की कीमतें इस बार बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्या वजह है? बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ ज़्यादा ही रेट बढ़ गया। दरअसल मैं 1984 से मार्केट में काम कर रहा हूँ, 40 साल तो हो गए। पहले क्या होता था कि रेट जब बढ़ते थे 3 साल में, 2 साल में, इन्हें एंटीबायोटिक वगैरह पे 7% और मल्टीविटामिन वगैरह पे 15% के रेट बढ़ते थे। ठीक है। और कुछ दवाएं ऐसी होती थी जिन पे रेट बढ़ते ही नहीं थे। अच्छा, ये सिलसिला चलता रहता था, 2 साल 3 साल में रेट बढ़ते थे, जो कुछ हो ऐसा कोई मसला नहीं आता था। ठीक है। लेकिन लॉकडाउन जब लगा उसके बाद जो रेट, करेंसी का रेट या जिस चीज़ का भी रेट बढ़ा था, तो उस टाइम दवाइयों को कुछ रेट बढ़े, तो हमने भी कहा चलो सब जगह पे महंगाई हो गई है, इन्होंने भी रेट बढ़ा दिए हैं। 20% से लेकर 60%, 100% तक भी रेट बढ़े। फिर इसके बाद जो है मामला ठहरा नहीं, और अभी समझ लें कि आप, मैं समझता हूँ इस 2 महीने के अंदर बहुत सी दवाई को ऐसे हैं कि 3 दफा रेट बढ़ चुके हैं। हम रेट सही करते हैं, जब माल आता है 15-20 दिन में हमारे पास, फिर दोबारा रेट बढ़े हुए होते हैं। इन्हीं समझ लें आप, अगर लॉकडाउन से अभी तक आप देखें तो बहुत सी दवाइयों में 200%, किसी में 300% और 70-80% तो आम सी बात है। अभी 7% और 15% वाला चैप्टर ही क्लोज हो गया, और हमें खुद की समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, आजकल क्या हो रहा है कि बड़े बड़े डॉक्टर जो है कमेंटमेंट वाली आइटमें लिखते हैं, तो वो हम तो स्टोर वाले, हमारी मजबूरी है, जो कस्टमर डिमांड करता है, पेशेंट डिमांड करता है, वो हमें रखनी है। हम होलसेलर है जी। अब जैसे हमारे पास कस्टमर आते हैं रिटेलर, उनके पास जो डॉक्टर लिखता है ना, वो माल इनको रखना है। ठीक है। वो हमसे परचेज करते हैं कि ये चीजें, या मिसाल तौर पे अब ये ओमिप्रोजोल कैप्सूल है। ओमिप्रोजोल में लोसेक भी आता है, और अपने ईसो भी आता है, राइजिक 20 कैप्सूल आता है, और दूसरी ऐसी कंपनी है जिनके बहुत प्राइस कम होते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर ने राइजिक कैप्सूल लिख दिया ना, तो मरीज जो है राइजिक ही लेगा, उनके अपने रेट है, तो वो डॉक्टर को माल खिलाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर को, और वो माल लिखते हैं। पहले बीच के अंदर एक बात हुई थी कि डॉक्टर से तंबी की जाएगी कि सिर्फ वो फार्मूला लिखे, कंपनी का नाम ना लिखे। तो उससे ये फायदा होता है कि दुकानदार ज़्यादा कोई पेशेंट लेने आता, तो फार्मूले की जो सस्ती दवाई हैं वो उस कस्टमर को, पेशेंट को दे दे, ताकि उसका भी बेचारा काम चल जाए। अब आप यकीन नहीं कर रहे कि ऐसे तो बहुत सारी दवाई हैं, अगर मैं आपको बताना शुरू करूँगा तो शायद एक दिन भी कम पड़ेगा। पड़ जाए, सही बात है। एक साइस्टिन ड्रॉप आता है, मतलब 890 रुपये रिटेल थी, 15 ml। ठीक है। किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? आंखों के लिए आता है। ठीक है। अब सर को एक पेशेंट लेके आ रहा है और वो 1 महीना इस्तेमाल कर रहा है 15 ml, अब वो हो गया 10 ml में। ठीक है। उसकी 10 ml कर दिया, 10 ml, उसकी रिटेल हो गई 2700 रुपये। अब वो बेचारा जो 1000 रुपये का या 980 रुपये का लेता था, अब वो 27 रुपये का अगर लेगा और वो 20 दिन में खत्म हो जाएगा, तो ये बोलेगा ये क्या हुआ। एक तो रेट इतने अच्छा, पूछने वाला कोई नहीं है। मतलब ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, रेट्स को जो कंट्रोल करती हैं, जो मतलब मुफ्त की तनख्वाहें ले रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रही। बड़ा अफसोस का बताना पड़ रहा है। अब जैसे विक्स बाम है, ठीक है, इसकी रिटेल थी 50 रुपये, फिर 55 हुई, आज 240 रुपये रिटेल हो गई है। यानी 1-1.5 साल के अंदर 240 रुपये। और इस टाइम के जितने भी बाम वगैरह हैं, जैसे विक्स बाम है, बेबीज चेस्ट बाम है, बेबीज चेस्ट बाम अभी 80 रुपये रिटेल थी, इसके बाद 96 रुपये रिटेल भी, अब 186 रुपये रिटेल हो गई है। यानी 96 से 186 में 3 महीने के अंदर ये रेट हो गया है। विंटीजोनो बाम 80-90 रुपये का होता था, आज 240 रुपये का हो गया है। ये तो ज्यादा इसमें फिर क्या, इसमें क्या माफिया का भी अमल दखल हुआ है दवाइयों में? यार मुझे तो ऐसा लगता है जो जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां या दवाई के जिनके रेट बढ़ रहे हैं, वो गवर्नमेंट की लोग ही हैं, उन्हीं की कंपनियां हैं। यही वजह है कि इनको ना कोई
पूछ रहा है ना उनको कोई बोल रहा है, बल्कि इजाजत दे दी कि आप रेट बढ़ाएं। भाई रेट अब बढ़ाएं हमको सही पिसते है। रहो बस जैसे। अब देखो करेंसी के रेट बढ़े थे, पेट्रोल के रेट बढ़े थे, वो एक अलग मामला था कि चलो इस टाइम 30% 40% बढ़ गया, कहाँ चीजें लेकिन अभी तो कोई चीज के रेट ही नहीं बढ़ रहे। कोई आपके कोई ना करेंसी का रेट ऊपर नीचे हो रहा है, ना आपके पेट्रोल का, बल्कि पेट्रोल तो नीचे हुआ है, जो ऊपर से नीचे हुआ है, लेकिन रेट रुक ही नहीं रहे, रेट मजीद बढ़ ही रहे। जब यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि एज ए यूनियन, जाहिर है इतनी बड़ी यूनियन है, आपके ताल्लुकात ऊपर भी होंगे, तो कभी कोई उठाया नहीं है कदम कि भाई इतनी महंगाई आप क्यों कर रहे हो, ऊपर हुकूमती सतह पे कोई बात हो, कोई डीसी से बात हो, कोई इस तरह कोई इकदाम उठाए हैं आपकी तरफ से? नहीं, इस तरह उठाया इसलिए नहीं रहता कि मसला अब आल पाकिस्तान हमारी एसोसिएशन बनी हुई अलग है। ठीक है। आल पाकिस्तान के अंदर पहले आधा % 1% टैक्स लगाया था, उसके ऊपर बात हुई थी, लेकिन वो दुकानदार जो है अभी हमारा मेडिसिन का काम ऐसा है कि हसास के समय काम है, जान बचाने वाला काम है। अगर हम एक दिन दुकान बंद कर देते ना तो गवर्नमेंट को पता नहीं असर होगा नहीं होगा, लेकिन बेचारे मरीज परेशान हो जाएंगे। वो तो वैसे ही परेशान है और ज्यादा परेशान है। हाँ, अगर डॉक्टर्स वगैरह हमारे साथ ताउन करें ना, डॉक्टर को दवाएं लिखना बंद कर दें जिनके रेट 10 गोली का पैकेट आया था, अच्छा 50 रुपए की एक गोली है, तो वो 50 रुपए का एक पैकेट आ गया। जब 10 गोली का लागत पे आ जाते हैं, मिसाल के तौर पे कुछ पता तो होगा, मिसाल के तौर पे हमें एक एरिन एक गोली ले लेते हैं, एक मिसाल के तौर पे उस पे एक अंदाजे के मुताबिक लागत कितनी आती होगी, अंदाजा एक? यार लागत तो मैं समझता हूँ बहुत ही कम आती होगी। मसला ये है कि मिसाल 50 रुपए की एक टेबलेट है ये एरिन के, मिसाल के तौर पे उस पे पर लागत क्या होगी एक अंदाजा? 2-3 रुपए होगी। देखो वो मेडिकल रैप रखते हैं, मैनेजर रखते हैं, फिर डॉक्टरों से मिलते हैं, डॉक्टर को माल खिलाते हैं। बगैर डॉक्टर आजकल हालात ये हो गए, जब तक आप माल नहीं खिलाओगे ना, आप एक चीज 50 रुपए पे ले जाओगे तो मुझे बता क्या होगा सर। आप देखो ना, एक मिसाल के तौर पे बाम है, जैसे विक्स बाम है, अब बाम दूसरी लोकल कंपनी के भी आ रहे हैं, ये तो अब रेट बढ़ गए। अभी भी 60-65 में एक बाम मिल रहा है लोकल कंपनी का, मैं घर पे भी यूज कर रहा हूँ, बेहतरीन है, विक्स जैसा ही बिल्कुल। अब आप बताओ, जो विक्स जो है 240 रुपए का, वो 60 रुपए का, जो 60 रुपए का जो बेच रहा है ना, जी, वो भी कमा रहा है, कंपनी वाले वो भी कमा रहे हैं, दुकानदार भी कमा रहे हैं। आपकी बातों से जाहिर ये हो रहा है कि हम जो अवाम है, हमने भी कंपनियों को सर पे चढ़ा दिया है, और जो डॉक्टर ने लिखना है वही लिखना है, वही हाँ, ये इसमें हमारा भी कसूर है, मसला है। आप समझ सकते हैं कि अगर फार्मूले की तरफ अगर आया जाए तो ये मामले हल हो जाएंगे, इंशाल्लाह काफी हद तक हल हो जाएंगे। क्यों? जब फार्मूला चलेगा ना, ज्यादा एक आदमी गरीब आदमी है, उसको 10 दिन की दवाई चाहिए, तो वो कस्टमर जो दुकानदार है वो उसकी जेब के हिसाब से उसको नेट वाली मतलब नेशनल कंपनी की दवाई दे देगा, उसको 10 दिन का जो है ट्रीटमेंट दे देगा, जो वो 2 दिन का कंपनी आएगा, जो डॉक्टर लिखेगा अगर मिसाल हो कोई कंपनी का। अब बहुत सारी कंपनी ऐसी ब्रांड कंपनियां है, IQ हेले कंपनी लोकल ही है, लेकिन वो इनकी करोड़ों में सेल है। तो डॉक्टरों को कभी अमेरिका भेज देते हैं, कभी काय का टिकट दे देते हैं, कभी दुकान पे इनकी AC लगवा देते हैं, कार दे देते हैं, तो डॉक्टर तो वो जाहिर बात है वही चीज लिखेगा। उनको गरीब मतलब हमारे नहीं दिलों में खतरा। देखो हम लोग जो ना, हम मरीजों का नहीं सोच रहे, हम सिर्फ अपना सोच रहे हैं, हुकूमत भी अपना सोच रही है, हम दुकानदार भी अपना सोच रहे हैं। अब आप बताएं 25% टैक्स लगाया है बहुत सारी दवाई में। किन दवाइयों में? शुगर की दवाएं, शुगर स्टिक वगैरह है, मल्टीविटामिन टेबलेट है। अब जाहिर बात है कि अमीर आदमी है तो फ्रूट का इस्तेमाल वैसे ज़्यादा करता है, उसको मल्टीविटामिन की ज़रूरत ही नहीं है। गरीब आदमी को ज़रूरत पड़ती है बेचारे को, जो खाता ही नहीं है फ्रूट। अभी फ्रूट आप लेने जाओ, आप ले ही नहीं सकते। अनार का पूछोगे, बोले 400-500 रुपये किलो, तो गरीब आदमी बेचारा क्या करेगा? अब वो दवाई कभी मल्टीविटामिन लेने की करता है, उनके रेट आप समझ लोगे, जो अगर 100 रुपये की चीज़ थी वो वैसे रेट बढ़ गए, 200 हो गई। अब 25% टैक्स लगा दिया आपने उसके ऊपर। आपके अलावा ब्लैक अलग, दूसरी चीजें अलग। अच्छा, अब 25% टैक्स की मैं आपको कहानी बता दूं। मिसाल तो आपने कंपनी पे लगा दिया 25% टैक्स, ठीक है। ये जितना कानून सख्त करेंगे ना, रिश्वतें बढ़ेगी। ये आपस में मिली जुली इनकी भगत है, कंपनियों की और गवर्नमेंट के इदारों की। 25% टैक्स लगाया आपने, दवाइयों पे लगा दिया। अब वो माल जब निकलेगा ना, जब आप 25% टैक्स पेड करोगे, अब वो आधा माल तो वैसे निकलता है। 50% में आपने टैक्स दिया, माल निकाल लिया, 50% में 10%, 20% आपने रिश्वत दे दी, आपने 30% का माल और ज्यादा निकाल दिया। कंपनी वाले कमा रहे हैं, ऑफिसर वो रिश्वतें ले रहे हैं। हमारा एक हज करने गया था, तो एक गवर्नमेंट का भी एक बढ़ा था, तो उन्होंने एक अच्छी बात बोला, देखो जितना कानून सख्त बनेगा ना, रिश्वतें बढ़ेगी। बोला कानून सख्त बनाए इसलिए आता कि रिश्वतें बढ़े।
अब ये जो टैक्स लगा रहे हैं जो भी है, आप क्या समझ रहे कंपनी पूरा 100% टैक्स दे रही है? नहीं दे रही, 25% हमसे तो ले रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, दवाइयों पे लग क्या रहे हैं, हम आगे बेच रहे हैं, वो 25% टैक्स लग रहा है, दे रही है अवाम जो बेचारे इस्तेमाल कर रहे फिर क्या आवाम पे लोड है? तो कंपनियों पे नहीं लगा कुछ भी टैक्स, वो अवाम पे लगा। आपने आधा % टैक्स लगा दिया, 2.5% टैक्स लगा दिया, तो वो दवाई में लग के बेच रहे हैं दुकानदार। अब आधा % बताओ, 1 करोड़ का अगर मैं माल ले रहा हूँ तो 50,000 रुपये में टैक्स दे रहा हूँ गवर्नमेंट को। हमारा यहाँ पे होलसेल काम है 1% का, आप यकीन कर रहे हैं 1% 1.5, हमारी सेल ज्यादा होती है तो ये कि हमारे खर्चे वगैरह निकल जाते हैं। अब बिजली का बिल देख लो आप, हमारी दुकान में बिल आता था 800-1200 का, अब ये 10,000 से कम आता ही नहीं है। फिक्स चार्जेस, ये टैक्स वो टैक्स। अच्छा, आप अभी मार्केट में तशरीफ लाए, यहाँ पे आपकी गाड़ी सीधी नहीं चली होगी, थोड़ी उछल चली होगी, ना नालियों की सफाई है ना वो। हमने अपना यहाँ पे भंगी रखा हुआ है, हम दुकानदार 100 रुपये हर महीने के देते हैं एक दुकानदार। वो गवर्नमेंट वाले लगाए नहीं लगाए, वो हमारा 2 बजे आएगा, झाड़ू लाके जाएगा, ताकि हमारी मार्केट साफ सुथरी रहे। जय, क्या हल है? कोई हल है जहन में एज यूनियन के तौर पे, या डॉक्टरों के साथ मिलके, या कोई ऐसा कोई लाहे अमल बनाया जाए? कुछ चीज़ें तो कंट्रोल है, चलो हुकूमत नहीं करेगी, नालायक है, किसी तरह से वो मतलब आवाम के लिए काम करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कुछ हमें भी तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नहीं, सही बात है, आप सही कह रहे हो। अगर यूनियन अपनी कोशिश करे और इस चीज बात काटवा देखें, हम अपनी पर्सनली मामलात के लिए भी कोशिश करते हैं ना। अभी मिसाल के तौर पे आपके दुकानों के ऊपर कोई पर्सनल टैक्स लग जाता है, उसके ऊपर आप एहतजाज भी करेंगे, आवाम को भी साथ लाएंगे, तो आप समझते हैं कुछ ना कुछ करना चाहिए सर। दरअसल इमरान भाई आप सही कह रहे हैं। देखो यहाँ पे माशाल्लाह हमारी फील्ड के अंदर भी बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं। ये हमारी मार्केट नजर आ रही है, इसमें तो बेचारे एक नॉर्मल दुकानदार है, ठीक है, जो कराची है या आल पाकिस्तान में जो काम कर रहे होते हैं, जिनके जो बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे हुए हमारी उसके अंदर, वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये इसके ऊपर एक्शन उठाया जाए। क्यों? आपके पास अगर 10 करोड़ का माल है और रेट बढ़ गए तो आपके पास तो माशाल्लाह लाखों रुपए की आमदनी हो गई, तो आप क्यों एक्शन लोगे? ये वजह है कि बेचारा गरीब आदमी है ना, हम भी अफसोस करते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, हम जो परचेज करते थे, मिसाल जैसे एक 20 पीस मंगा रहे हैं हम, आज वो हम जो है 6 पीस 8 पीस 10 पीस मंगा रहे हैं, क्योंकि रेट इतने ज़्यादा बढ़ गए। अब बहुत से मरीज हमारे होलसेल में आते हैं यहाँ पर, पेशेंट जो है 1 महीने की दवाई लेने के लिए। एक औरत आती थी बेचारी, कौन टेबलेट 2.5 वाली के 4 पैकेट लेके आती थी, 50 रुपये का पैकेट था, 200 रुपये उसने ले आती थी। अब उस दुकानदार ने बोला 800 रुपये, वो एकदम बोला मैंने 4 पैकेट लिए, बोले 4 पैकेट रेट डबल हो गए, उसके अंदर 119 रुपये रिटेल हो गई। अब उसकी रिटेल हो गई 137 रुपये। ये 1.5 साल के अंदर 50 रुपए की चीज के 137 रुपये होगा। अब ये जो ना ब्लड प्रेशर, शुगर पेशेंट, मैं समझता हूँ हर दूसरे घर के अंदर मौजूद है, चाहे गरीब हो या अमीर हो। अब जो तनख्वाहदार आदमी सोचता है कि यार मैं 1 महीने की दवाई होलसेल से लेके आऊंगा तो 2-3 पैसे बच जाएंगे मुझे रिटेल के मुकाबले में, तो वो पैकेट ले जाते हैं। अब वो भी बेचारे परेशान, अब वो 2 पैकेट, अब एक दिन खा रहे होंगे, एक दिन नहीं खा रहे होंगे। तो जिम्मेदारी ये जाहिर ये हेल्थ डिपार्टमेंट की है, हेल्थ डिपार्टमेंट के इदारों की है, हाँ, काम सारा उन्हीं का है। ये अगर सही करें ना तो इंशाल्लाह हर चीज सही हो सकती है। बाकी देखो यार, आप भी समझदार हैं, मैं भी जो है काम करते हैं यहाँ पे मार्केट के अंदर। अब ये क्या एक्शन कोई भी नहीं लेगा, हम अगर कोशिश भी करेंगे ना, हम चंद लोग कर रहे होंगे, प्रेस क्लब की तरफ जाएंगे, करके आ जाएंगे, आप मीडिया वाले दिखा देंगे हाँ भाई चलो ये हो गई, बाकी होगा कुछ भी नहीं जब तक वो बड़े मगरमच्छ जो है ना उस चीज के ऊपर वो नहीं करे, वो करेंगे। समझते माफियाज का खात्मा होना चाहिए। हाँ, वो माफिया का खात्मा हुकूमत ही करेगी और इदारे मुखलिस हो जाए तो अल्लाह के अजाब से गाफिल हो चुके हम लोग। हिसाब किताब तो देना है। मैं आपको एक हदीस शरीफ का मफ़हूम सुनाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबा कराम आए और अर्ज़ की या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिज़्क़ हलाल का हिसाब किताब देना पड़ेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ़ फरमाए, बाहर से गर्म पत्थर मंगवाया, तो जितने भी सहाबा कराम थे उनको सबको कहा कि आप बारी बारी पत्थर में खड़े होकर अपने माल और असबाब के बारे में बताएं। तो पत्थर इतना गर्म होता है दोनों पाँव नहीं रख सकते थे, एक पाँव ऊपर एक पाँव नीचे। तो हर सहाबा कराम आए कि मेरे इतने ज़मीनें, इतने गुलाम हैं, इतने बागात हैं, इतने। आखिर में आए हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो पत्थर पे खड़े हुए नीचे उतर गए, बोले या रसूल सल्लम जो मैंने पहना यही है मेरे पास। फिर आपने उस सहाबा कराम से अर्ज की कि आपको समझ में आई? बोले या रसूल सल्लम मेरी समझ में आ गई, जितना माल ज्यादा होगा उतना हिसाब किताब देना होगा।
अब यहाँ पे उलमाए कराम क्या नुक्ता बयान करते हैं कि हिसाब किताब होगा हलाल का, हराम का अजाब है। हराम का जो हलाल है भी आपने अजाब कहाँ है, खर्च किया है उसका हिसाब हिसाब देना किताब देना है। लेकिन हराम जो कमा रहे हैं ना, हराम चाहे आप हो या मैं मैं हूँ, हूँ, कोई भी हो, गवर्नमेंट का हो या गरीब आदमी हो, ये इसको हिसाब हराम का अजाब देना है। अजाब हुआ, इसकी पकड़ है। वो अल्लाह ताला गफूर रहमान है, नुक्ता नवाजी, कोई अदा जैसे पसंद अपने आए बारे में बख्श कुछ दिया। बताएं आप, बचपन वगैरह कैसा गुजरा, मैं- शादियां एक हैं, दो हैं, बच्चे कितने हैं? अल्हम्दुलिल्लाह एक की शादी है, दूसरी का इरादा है? नहीं दूसरी का इरादा नहीं है, एक ही को संभाल ले जोर के अंदर, ये भी बहुत है। सही है। और अल्हम्दुलिल्लाह 5 बच्चे मेरे, माशाल्लाह, जबरदस्त, बेहतरीन, एक बच्चा मेरा कराची में सीए कर रहा है, जबरदस्त, दूसरा बच्चा मेरा यहीं है, वो आलिमी दीन का कोर्स भी कर रहा है बेहतरीन, बेहतरीन, और इंटर का इसने एग्जाम भी दिया है, माशाल्लाह, और 14 साल इसका आलिमी दीन का कोर्स चल रहा है। माशाल्लाह, मेरी बेटी जो है इसकी निकाह कर दी है मैंने, माशाल्लाह, जबरदस्त, अमेरिका मेरा बड़ा भाई है उसके बेटे के साथ, माशाल्लाह, तो जेनेटिक में यूनिवर्सिटी में वो अपना कोर्स अदा कर रही है। माशाल्लाह, जबरदस्त। और 2 बेटियां छोटी हैं, वो पढ़ रही हैं, एक 9th क्लास में, एक जो है 5th क्लास से हमने इसको छुड़वा दिया। मतलब मैं समझता हूँ कि पूरी फैमिली में इस लाइन में किसी को लाने का नहीं, मकसद मेरा छोटा बेटा जो आलिम दीन का कोर्स करता है वो मेरे साथ बैठता है, बैठता है, वो बैठता है, थोड़ी देर बैठता है, 2 घंटे 3 घंटे सही है, बैठता है। अल्लाह हमारे पास वही संभालेगा काम, संभालेगा लेकिन वो काम। पढ़ाई, मेरी कोशिश ये है कि बच्चे अगर पढ़ रहे ना तो मैं इनको मतलब पढ़े। बढ़िया। मेरी बेटी भाई मुझे पढ़ना है, हालांकि निकाह भी कर दिया उसका, तो मेरे बड़ा भाई है, वो भी पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, तो उन्होंने कहा भाई अगर वो वहाँ पे पढ़ना चाहेगी ना कोई मसला नहीं है, और पाकिस्तान में दोबारा भी आने चाहिए यहाँ पे एग्जाम देने के लिए, तो बिल्कुल हम आपको याद देंगे, वो आगे दे। तो वो भी 3rd ईयर पूरा कर लिया उसने, अभी इसके एग्जाम हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह 1 या 2 साल का कोर्स रह गया। अगर ये वहाँ जाके करे, यहाँ जाके माशाल्लाह, करे, कामयाब जिंदगी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का इसका करोड़ एहसान। क्रेडिट इसका किसको देंगे? इसका मैं अपने वालिद साहब को दूंगा, मरहूम को। हमारे वालिद साहब जो है सर्विस करते थे, फाइनेंस मैनेजर थे पेप्सी कोला में, इससे पहले कोकोला फैक्ट्री में थे। ठीक है, तो हम 4 भाई हैं, एक बड़े भाई का इंतकाल हो गया, वो फ्रीज एयर कंडीशन का जो है कारीगर था, पॉलिटेक्निक कॉलेज से इन्होंने डिप्लोमा किया हुआ था। ठीक है, उसने भी कभी 1 रुपये भी हराम का नहीं खाया। मेरा बड़ा भाई जो डॉक्टर है वो भी अमेरिका में, तो उसकी पूरी फैमिली अमेरिका में, उसने भी कभी 1 रुपया भी हराम, और अल्लाह का शुक्र है हम भी, हमारे में तो यही आदत है, आप मार्केट में हमारे बारे में पूछेंगे तो अल्लाह का शुक्र है, ना गलत काम करते हैं, ना गलत काम करने वालों को पसंद करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा यकीन करें आप कि हमारे वालिद साहब जो है वो बोलते हैं मैंने कभी तुम्हारे को 1 रुपया भी हराम का नहीं खिलाया, बोला हराम से बचना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े भाई की क्या, मेरे छोटे भाई की क्या, नमाज की भी आदत है, तरावी पढ़ते थे, वालिद साहब पढ़ने आते थे, हमें साथ ले आते, तो हमारी आदत बनी हुई है, दीनदार और हम भी खुशहाल तरावी की आदत है। हाँ, ये तो जरूरी है ना। तो अल्लाह का शुक्र है, हमारे वालिद साहब इस मामले में जो है ना माशाल्लाह, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो और वो बड़े वो काम करते थे, मतलब लोगों की किसी मसले हल कर दिए, सोशल, हाँ सोशल वो काम करते थे। यार कुछ बातें सुनने में आती हैं कि यहाँ 2 नंबर काम भी होता है एडवानी में, इसकी मुराद क्या है, लोग ये क्यों कहते हैं? तो इसकी बताओ मेन वजह क्या है जी। जैसे अभी मिसाल दो, विक्स बाम है, ओके, विक्स बाम तो अपनी कंपनी का वो अपना ब्रांड कंपनी है, उसने अपना लेबल लगा के, अब इसमें आती है लोकल कंपनियां, ठीक है, जो मिलती जुलती पैकिंग बनाती है, लेकिन वो अपनी कंपनी का नाम देती हैं, वो सस्ती बिकती है। ठीक है, अब लोग जो है ना उसको 2 नंबर कह देते हैं। अब ओमिप्रोजोल कैप्सूल है, राइजिक कैप्सूल है, ओमिप्रोजोल अपने नाम से आता है, तो वो लोग यहाँ पे बेचते हैं, बहुत से लोग सस्ते ले जाते हैं बेचारे, तो वो लोगों के ध्यान में ये कि यार 2 नंबर दवाई, हालांकि 2 नंबर का ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है, आती भी होंगी ना, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें किसी चीज का इल्म होता है ना, हमारा ग्रुप बने हुए, हम वॉइस मैसेज चलाते हैं कि भाई ये आइटम जो है 2 नंबर मार्केट में आ रही है या बेच रहा है, तो फौरन इसकी कार्रवाई करनी चाहिए, फौरन माल रोक दिया जाता है। हमने माल पकड़ के भी दिया, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कार्रवाई नहीं होती। अभी देखो आपने मीडिया में अभी आपने 5-6 महीने पहले या कराची का भी सुना हुआ कि जाली फैक्ट्री पकड़ी गई और ये हुआ, और बदीन साइड में या पता नहीं कौन से इलाके में गवर्नमेंट का तक कसीर तादाद में माल पकड़ा गया, लेकिन आप मुझे बताएं सजा किसको मिली? किसी को नहीं, फॉलो है ही नहीं, कोई पूछने वाला वैसे ही नहीं। तो हम अगर मिसालों किसी को पकड़ते भी है ना, हम उसका माल ज़ाया कर देते हैं। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको मीडिया के हवाले से। सही है, सही है। अच्छा, कार्रवाई करने से क्या होता है, मैं अगर उसको पकड़ के कार्रवाई करवाऊंगा ना, जरूरी नहीं कि हर ऑफिसर बेईमान हो,
लेकिन कुछ ऐसे होते हैं फिर वो सेटिंग कर लेते हैं, पहले वो 1 रुपये का काम कर रहा था, अब वो 10 रुपये का काम करेगा। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम माल को ज़ाया कर दें, उसका माली नुकसान पहुंचा दें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है। अच्छा, कुछ हमारी मार्केट में कुछ मेंबर ऐसे भी हैं जो हमारी मेंबरशिप में नहीं है, नहीं, हमने उनको मेंबरशिप नहीं रखी। यही वजह उनका है। हाँ, उनका काम ऐसा है कि मतलब 2 नंबर काम तो नहीं करते, लेकिन समझ दूसरे में नहीं काम आ रहा जो भी आपके माल उसके मिलता है ले लेते हैं, बात नहीं मानते। सही तो हमने उनकी मेंबरशिप खत्म की, उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है, बल्कि हमारे से ज्यादा पहुंच उनकी है। उनकी है, हमारे यहाँ पे मार्केट में कोई ऑफिसर आ रहा होता है तो हमें पता नहीं चलता, उनको पता उनको पहले पता चलता है। आप इससे अंदाजा ला सकते हैं। है। नौजवानों के लिए कोई मैसेज सर हमारे प्रोग्राम की तरफ से? सर मैं तो एक यही अर्ज करूंगा, जितने भी नौजवान हैं जो भी कारोबार करते हैं, मतलब ईमानदारी से कारोबार करने में बरकत है। हमारे वालिद साहब की नसीहत थी, वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि एक शख्स था, उसकी तनख्वाह थी 70 रुपये, तो वो उसको पूरा नहीं होता था। वो जाता था, वो किसी आलिम के पास गया, उन्होंने कहा तू 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ना शुरू कर दे। उसने 5 वक्त की नमाज भी शुरू कर दी। फिर आया, बोला हुजूर अभी भी मेरे हालात ऐसे ही हैं, कारोबार में बरकत नहीं, मेरे मतलब मेरी तनख्वाह में बरकत नहीं है, उधार लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है। बोला तू 10 रुपये तनख्वाह कम करा अपनी। वो 10 रुपये कम करा लेता है, फिर को आता है, फिर ये हालात होते हैं। इन्हीं 10-10 रुपये करके इसकी तनख्वाह 40 रुपये हो जाती है। जब 40 रुपये हो जाती है ना, फिर वो आता है, बड़ा खुश होता है, बोला अल्लाह का शुक्र है, मेरी तनख्वाह भी पूरी हो रही है और बचत भी हो रही है, नहीं मुझे कर्जा भी लेना नहीं पड़ रहा और मेरी बचत भी हो रही है। तो आपने उनसे पूछा कि क्या वजह है कि 70 रुपये तनख्वाह थी मेरी, पूरा नहीं होता था, आज 40 रुपये पूरा हो रहा है। तो उन्होंने फरमाया कि बेटा तुम जो है काम करते थे 40 रुपये का, और 70 रुपये तुम नाजायज लेते थे, तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे रिस्क में बरकत उड़ा दी थी। तो रिस्क के हलाल कमाने में बरकत है। देखो बकरी जो है ना, 1 या 2 बच्चे देती है, कोई नस्ल होगी तो 3 भी देती होगी, वो साल में 1 दफा देती है। और कुत्तियां जो है 6-6, 8-8 बच्चे देते हैं, साल में 2-3 दफा देती है। लेकिन आपको क्या चीज ज्यादा नजर आती है? कुर्बानी में भी काट रहे हैं हम, रोज भी खा रहे हैं। हलाल में तमीज है, हलाल में बरकत है। वक्ती तौर पर शैतान आपको भेगाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह आप हलाल खाएंगे, आपको इंशाल्लाह कभी कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, आपके माल में इसी में रिज़्क़ में पूरा हो जाएगा। वरना देखो अल्लाह माफ़ करे, हमने देखे इस मार्केट के अंदर भी जो गलत काम करते थे, बड़ी बड़ी बीमारी में चले गए, कैंसर की बीमारी हो गई, लाखों रुपए खर्च हो गए और सुकून नहीं है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह यार, हम जाकर रात को सोते हैं सुकून से, साथ नींद आती अल्हम्दुलिल्लाह। एक मिनट हले बने, ठीक है, बड़ी मेहरबानी है, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। व्यूअर्स, कोशिश तो यही थी कि आज का प्रोग्राम हम लाइव चलाते, लेकिन नेटवर्क की अदम दस्तयाबी और बहुत ही खाना ख़राब की वजह से मैं प्रोग्राम को लाइव नहीं दिखा सका। बहरहाल हमारा आज का इशू जो था, हमारा जो आज का मौजू था, बड़ा सेंसिटिव मौजू भी हम इसको कहेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि हम बिल्कुल चुप का रोज़ा रख कर इस तरह बैठे हुए कि कुछ है ही नहीं। ये दवाइयाँ अगर मैं समझता हूँ कि 1000% भी ऊपर हो जाएंगी और हम जब बोलेंगे नहीं, तो फिर हुकूमत को मौका ही मिलेगा कि वो आवाम को दबोचती रहे। और एक आपने देखा होगा ना कि एक शेर होता है, वो हालांकि एक खम्बा लगा हुआ, तो उसमें बंधा हुआ कुछ टाइम मतलब उसको छोड़ दिया जाता है, बंधा हुआ ठीक है, लेकिन उसको ऊपर खोल भी दिया जाएगा, वो सोचेगा कि मैं बंधा हुआ हूँ और वो आज़ाद नहीं हूँ, मतलब गुलाम। तो हम गुलाम बन चुके हैं। खुदारा कुछ गुलामी अपनी ख़त्म करें, कुछ बोलें। आजकल जदीद दौर है, मोबाइल का दौर है, हम नहीं बोलते सामने, मोबाइल पे बोलें, मोबाइल भी नहीं बोलते तो कुछ लिखें, कुछ तो करें। लेकिन जब तक कुछ नहीं करेंगे, हम इसी तरह गिरते मरते फिरते रहेंगे और हुकूमत अपना डंडा दिन ब दिन बढ़ाता ही चली जाएगी। बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी कोशिश, ये एक छोटा सा प्रोग्राम जो आप लोगों के लिए किया था, इसको पसंद किया जाएगा और शेयर ज़रूर किया जाएगा। इस उम्मीद से खुदा हाफिज़ कि मेरे प्रोग्राम को लाजमी शेयर करें, मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।